नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार पटना में बिहार विधानसभा के परिसर से। हमारे पीछे बिहार की विधानसभा को अब नई सरकार का इंतजार है, लेकिन देश की तरह बिहार की जनता और हम सबको इस बात का कौतूहल है कि दरअसल बिहार की जनता के मन में क्या है। क्या इस बार वो बिहार में विकास के नाम पर वोट डालने जा रही है या जाति की छाया अब भी बिहार की जनता के मन पर छाई हुई है। हमारे साथ बिहार की जनता यानी नौजवान जनता और उसके अलावा बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की जनता के मन में क्या है, उनके दावे कि इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, उस पर भी नजर डालेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी नजर डालेंगे जो तमाम महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड का अब भी मुकाबला होने जा रहा है। तो असल में बिहार की जनता के मन में क्या है, बिहार के चुनावी एजेंडा किस तरह का है और इससे क्या वाकई देश की राजनीति की दिशा तय होने जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज सरोकार में करेंगे चर्चा। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है उससे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संजय पासवान, इसके अलावा हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक, हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान और वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु इस वक्त हमारे साथ हैं। और साथ ही बिहार यूनिवर्सिटी के और कई और दूसरे कॉलेजेस के छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं। उनके मन में क्या है, दरअसल ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज जानना। लेकिन उससे पहले बिहार के नेताओं के दावे सुन लेते हैं, इसके बाद आप लोग के पास आएंगे। तो अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आइए दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। हमारे मोछ में दम है तो कर दो। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सबर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पिछड़े का मतलब क्या होता है? लालू जी का ससुर, लालू जी की सरहद, लालू जी के साला, लालू जी की पत्नी, लालू जी की बेटी, लालू जी का बेटा। राघोपुर में सतीश यादव पिछड़ा नहीं होगा। बिहार में चुनाव इसी जुबान में लड़ा जा रहा है, फिर भी दोनों पक्षों का दावा है कि उनके पास विकास का एजेंडा है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हमारी मुसीबतों से मुक्ति विकास में है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और पूरे समाज में विभाजन की राजनीति करती है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका गुजरात का मॉडल है, तो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार अपने बिहार मॉडल को पेश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो दोनों मॉडल हकीकत हैं, तो फिर उन पर दोनों दलों को भरोसा क्यों नहीं? टिकट देते वक्त वंशवाद, दागी छवि और जातिवादी समीकरणों से वो दूर क्यों नहीं रहे? क्या इसलिए कि विकास महज मुखौटा है? ये सच है तो फिर विकास बनाम जातिवाद की बहस का मतलब क्या है? अहम सवाल है। क्या ऐसे तथ्य हैं जिससे बिहार में किसी गठबंधन को विकास का वाहक समझा जाए? क्या बिहार के जमीनी हालात के बीच किसी एक गठबंधन को विकास और दूसरे को जातिवाद का प्रतीक मानने का कोई औचित्य है? क्या ऐसा करते वक्त एक प्रकार के जातिवाद को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि दूसरे जातीय समूहों के समीकरणों को जातिवाद बता दिया जाता है? ऐसे जुमलों का क्या मतलब है कि मतदाता इस बार जातिवाद से उठकर मतदान करेंगे? वैसे भी आज के दौर में विकास एक बहुअर्थी शब्द है। दुनिया भर में बहस चली है कि क्या सिर्फ जीडीपी में इजाफे या फ्लाईओवर, मॉल, एयरपोर्ट आदि बनाने को विकास कहा जाना चाहिए, या फिर संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक विकास को समझने का कहीं बेहतर मानदंड है। अगर ये नजरिया अपनाया जाए तो सवाल उठेगा कि इन संकेतकों पर गुजरात और बिहार की क्या स्थितियां हैं। असल में आधुनिक समय में विकास की समझ इन सूचकांकों से भी आगे गई है। अब विकास को व्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार के अर्थ में समझने का चलन है। इस कसौटी पर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बिहार की सरकारों या फिर भाजपा की केंद्र सरकार का रिकॉर्ड क्या है? क्या बिहार के चुनाव में विकास की चर्चा में ये सारे पहलू शामिल हुए हैं? अगर नहीं,
तो फिर विकास की सारी बातें क्या महज नारेबाजी नहीं है? संजय जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आप ही से करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए के तमाम घटक दल भी मौजूद हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं। बार बार नेशनल मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार का चुनाव विकास बनाम जातिवाद के आधार पर लड़ा जा रहा है। लालू जी एक तरफ फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई इसे कह रहे हैं, तो एनडीए इसे विकास की लड़ाई कर रही है। आज भी मैंने सुशील मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव जी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से विकास के मुद्दे को धूमिल किया जाए। लेकिन क्या बिहार की जमीनी हालात इस तरह के हैं जहां एक पार्टी को या एक गठबंधन को विकास का प्रतीक और दूसरे गठबंधन को जाति का प्रतीक करार दिया जाए? देखिए, सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने विकास बनाम विकास, कहीं से भी जात पात की बात न हो, इसका पूरा प्रयास किया उन्होंने और हमारी पूरी एनडीए की टीम ने किया है। और मैं मानता हूं कि जो महागठबंधन है उसमें भी जो नीतीश जी का जो मामला है वो भी लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं वह विकास की बात ही कर रहे हैं। तो हमें मानते हैं कि विकास बनाम विकास प्लस जातिवाद, विकास के प्रतीक हम सब लोग हैं। और महागठबंधन में आधे जो मतलब नीतीश जी का जो ताकत है वह विकास की ओर है और लालू जी चाहते हैं उसको जातिवाद की ओर ढकेल के ले जाएं। तो मोटामोटी हम ये मानते हैं कि अगर जनता को तय करना होगा अगर कि विकास के साथ एक सिंगल गठबंधन कौन खड़ा है तो वह एनडीए है, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं। और बता दें आपसे कि जो स्थिति आज की देश भर में है, कुल मिला के जातिवाद का जो जिस ढंग से बिहार को एक बदनाम किया जाता है वह जातिवाद का माहौल तो लगभग सारे राज्यों में है, मोरलेस सब जगह है। नहीं, लेकिन बिहार में ठीक आपने कहा, बिहार में कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ नेतागण उस पर विशेष भरोसा रखते हैं। नहीं, मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा था, क्या किसी राजनीतिक दल को विकास का और किसी दूसरे राजनीतिक दल को जातिवाद का प्रतीक माना जा सकता है? क्या अगर आप लालू यादव या महागठबंधन को जातिवाद का प्रतीक कह रहे हैं तो आप लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं, दूसरे तरह का जातिवाद जिसमें सवर्णों को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया है? क्या वो एक तरह का जातिवाद नहीं है? जातिवाद बता दें आपसे, जब सामाजिक न्याय की बात हो रही थी, सामाजिक न्याय के हिस्सा हम सब लोग भी रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का वितरण ठीक ढंग से हो उसके पक्षधर हम लोग हैं। और उतना ही नहीं, वितरण के बाद भी समाज में एकता बनी रहे। सवाल इस बात का नहीं है किसी एक जाति विशेष को, जाति समूह को बहुत अधिक तवज्जो दे करके, चर्चा करके और दूसरे को इतना ऑफेंड कर दें हम सब लोग, ये चिंता की बात है। इस चुनाव में जो ये प्रक्रिया चल रही है, एक खास समूह को ऑफेंड करने की बात चल रही है, ये चिंता की बात है। मगर हमें लगता है कि देश के नौजवान यहाँ पे हैं, सब लोग जो नौजवान है, जो नवयुवती है, उन सब लोगों ने जाति के मामले को बहुत पीछे धकेल दिया है और उन सब के लिए उनका विकास, उत्थान, रोजगार, शांति, अमन, चैन, ये अव्वल का एजेंडा है। विकास, रोजगार, ये सब आप कह रहे हैं कि एनडीए के दावे हैं। मृत्युंजय जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बार बार इस मुद्दे को ढकेलकर लालू यादव जी की तरफ ले जाया जाता है और कहा जाता है कि वो जातिवाद का मुद्दा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना नीतीश कुमार तो विकास के प्रतीक रहे हैं और अपनी छवि को उसी में तराशने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत जी के बयान के बाद ही तो लालू जी ने इस तरह का बयान दिया। निश्चित रूप से देखिए, हम तो चाहते थे कि विकास के मुद्दे पर ये लड़ाई लड़ी जाए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर पिछले लोकसभा के चुनाव में जो जनता को ठगने का काम किया, चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास ही विकास नहीं है। हमारा विकास का एजेंडा है जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति थे उनका विकास। लेकिन ये मोहन भागवत जी का जो बयान आया, इसके बाद हमको अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। जिस लड़ाई को, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने अपने एजेंडे को, जो हिडन एजेंडा लालू प्रसाद जी कहते थे कि आरएसएस का, बीजेपी का है, वो सामने आ गया। तो अब इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी जब देख रही है कि हम हार स्वीकार कर चुकी है और उनको लग रहा है कि इस लड़ाई में कहीं वो है नहीं, तो इसलिए इस मुद्दे को, लालू प्रसाद जी के हर बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि हम बिहार के चुनाव को फिर जनता को बरगला करके, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के एक थोक भाव में पूरा केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचा हुआ है और वो पूरा जो बयान दे रहे हैं, आज भी हमने देखा साक्षी महाराज जी का बयान, कोई पागल कह रहा है, कोई जोकर कह रहा है, कोई चोर कह रहा है। उस मुद्दे पे जाए उससे पहले एक छोटा सा सवाल और मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। ये सच है कि
मोहन भागवत जी के बयान के बाद ये लड़ाई थोड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपने अभी खुद ही दावा किया कि हम आखिरी आदमी के विकास की बात सोचते हैं और उस आखिरी आदमी के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस आखिरी आदमी को उतनी ही तवज्जो आपकी पार्टी में मिल रही है जितनी कि परिवार के लोगों को मिल रही है? अगर आप सचमुच उस आखिरी आदमी की भलाई चाहते हैं तो फिर परिवार से ऊपर उठकर उस आखिरी आदमी को भी टिकट देना चाहिए था, उम्मीदवार बनाना चाहिए था। देखिए, परिवारवाद आप अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके एनडीए के अलायंस के साथ हमारी पार्टी का तुलना करेंगे तो वो 50% भी नहीं है। और ये परिवारवाद करे तो ये न्याय है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद अगर उनके 2 पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी से कहती है परिवारवाद। लेकिन इनके यहाँ, इनके अलायंस में आप देख लीजिए, क्या रामविलास पासवान जी का पुत्र, रामचंद्र पासवान जी का पुत्र, सीपी ठाकुर जी का पुत्र, जगन्नाथ मिश्रा जी का पुत्र, लंबी फहरिस्त है। ये क्या है? परिवारवाद की परिभाषा ये दोहरी नीति से नहीं होगी। और जात पात को लेकर के जिस तरह से लालू प्रसाद जी को बदनाम किया जा रहा है, लालू प्रसाद जी, आप किसी भी व्यक्ति से उन गरीब गुरुओं की बात उन्होंने की है, उसके हक और हकूक की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं और चाहे फांसी पर भी चढ़ जाएं वो लड़ते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होती है कि लालू प्रसाद जी के रहते, अब तो चूंकि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी जब से एक हुए तो जो 69% वोटों का बिखराव हुआ था लोकसभा के चुनाव में, जब यहां वो एक हुए हैं, अब इनको दर्द हो रहा है। बिहार का जो चुनाव है, इसके बाद आप देखिएगा, गठबंधन को मिला दिया जाए तो 45% का ही मामला हम तो कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद, परिणाम के बाद केंद्र की सरकार की सत्ता हिलेगी, हम झकझोर कर रख देंगे। ये परिणाम बिहार की जनता सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। दानिश, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, आलोक जी के पास जाऊं उससे पहले। बीजेपी कह रही है हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जाति और ये सबसे ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो समीकरण बिठाए गए हैं उसमें आपकी पार्टी को शामिल किया गया है, रामविलास पासवान जी की पार्टी को शामिल किया गया है। एक जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश तो है ही ना जमीन पर। देखिए, इसे जातिगत समीकरण के हिसाब से ना देखा जाए अमृता जी। एक दलित के नेता को, एक गरीब के बच्चे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी जाती है और अपने विधायकों से भद्दी भद्दी गालियां सुनवाई जाती है, उनके हत्या की बातचीत कही जाती है, तब भी मन नहीं भरता है तो उस गरीब से को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीबों के हक की बात करता है। वो कहता है कि गरीब जाति से नहीं आता, गरीब गरीबी से होता है। और समाज आज 2 टुकड़ों में बट गया है, एक गरीब है और एक दूसरा अमीर है। वो स्वर्ण गरीबों की भी बातचीत करता है, जो उच्च जाति के गरीब है उनको भी आरक्षण देने की वकालत करता है, और जब ऐसा हक और हकूक की बात करता है तो उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। लगातार आपने भी बोला, मोहन भागवत जी के चर्चा से जाति का कार्ड की शुरुआत हुई बिहार में। मैं इस बात को रोकना चाहता हूं मैडम। यहां जाति की शुरुआत लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेताओं ने किया। हार्दिक पटेल जैसे एक शख्स के नाम पे पूरा देश डाल रहा था, गुजरात जल रहा था और हर तरफ आरक्षण की बात हो रही थी। बिहार में नीतीश जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने और दिल्ली में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि आरक्षण पर एक बार पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। मोहन भागवत जी से भी पत्रकारों ने यही सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं, इस तरह की बातें बिहार में बयान में आई। नीतीश जी ने भी ऐसा कहा कि एक बार सोचिए, इस पर विषय है और इस पर क्यों नहीं हम पटेलों को आरक्षण दे दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर होना चाहिए तो हम भी कहते हैं कि एक बार हम फिर से देख ले कि आरक्षण की क्या होनी चाहिए, क्या किस तरह से करना। उन्होंने कतई नहीं कहा कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, और उसको एक नया एजेंडा बना दिया गया बिहार में, और लालू प्रसाद यादव जी ने सियासत शुरू कर दी। देखिए, मतलब ये सच्चाई तो नहीं कोई नजरअंदाज कर सकता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। एक तरफ बयान आ रहा है, दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो इस सच्चाई को कोई नजरअंदाज तो कर नहीं सकता है, सबके सामने है। इसलिए इसमें एक संदेह की भावना भी पैदा होती है, वो भी वाजिब है। अजय, आलोक जी, आप लोग मतलब क्या सोच रहे हैं? विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात है या अपने सहयोगी के साथ मिलकर जो एक फॉरवर्ड और बनाम बैकवर्ड का झगड़ा है या मुकाबला है, हम कहें, उस मुकाबले में शामिल हैं आप? हम तो डे 1 से, अगर हमारे किसी प्रवक्ता का या हमारे मुख्यमंत्री का किसी का ही बयान लीजिए, आज से नहीं, पिछले 1 वर्षों का मैं बयान कहता हूं, हम हमेशा ये बोलते जा रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो 10 वर्षों में काम किया है, एक जो अवधारणा बना दी गई है किसी एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी विकास कर सकती है, इस अवधारणा को तो बिहार की जनता देख चुकी है। मिथ टूट चुका है।
ऐसे हम तो विकास पे ही जा रहे हैं और अपने नाम पे काम पे वोट मांग रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं, हम वादे, देखिए दो चीज होता है, एक होता है डेवलपमेंट ऑन कार्ड्स, एक होता है डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो किया है लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक में, दैट इज ऑल डेवलपमेंट ऑन कार्ड्स। हम ये 15 लाख लाएंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, रोजगार 2 करोड़ सृजन करेंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज ऑन कार्ड्स। हमने जो किया है इट्स ऑन ग्राउंड। हम कह रहे हैं कि हमारे काम पे वोट देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए। जात की बात कहां से आ गई? दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, एक आरक्षण की बात पर, एक परिवारवाद की बात पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, लोग भूल जाते हैं रहते रहते, और आप सवाल इसलिए करती हैं कि जब सवाल का जो जवाब देता है उस पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। मीडिया का बायस है ये, सवाल तो पहले उससे करना चाहिए ना जिसने सवाल उठाया। परिवारवाद की बात करने वाले लोग आरोप लगाते हैं लालू जी पे, सब पे। आज भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। जिस पार्टी की संरचना में वंश परिवारवाद है वो हम पे कैसे आरोप लगाया, किसी दूसरे पे कैसे आरोप लगा सकता है? आप मुझे बताइए। ठाकुर प्रसाद थे यहाँ के बहुत बड़े नेता, उनके पुत्र हैं रविशंकर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद जनसंघ के फाउंडर। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री, उनकी माँ माता सिंधिया वो जनसंघ की फाउंडर, उनकी पुत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। पीयूष गोयल जो अभी मंत्री हैं, उनके पिताजी कौन थे? वेद प्रकाश गोयल, जनसंघ के फाउंडर। तो जिस परिवार में, जिस आरएसएस में फाउंडर से ही परिवारवाद चला रहा है, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हास्यास्पद बात है। दूसरी बात आई है, इन्होंने कही आरक्षण की बात, ये मुद्दे पे उठा दिया इन्होंने कि मोहन भागवत जी ने कहा हार्दिक पटेल को समर्थन की बात हुई। हार्दिक पटेल को के लिए क्या नीतीश कुमार ने कहा? गुजरात में पटेल समाज 3 भागों में विभक्त है, पार्टी, दांगी या चंगरी। एक पार्ट को आप आरक्षण दे रहे हैं, 2 को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से कह रही है कि हम सारे पटेलों को आरक्षण देंगे। हार्दिक पटेल ने आरक्षण, उस पर आंदोलन खड़ा कर दिया। नीतीश जी ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं, सफाई नहीं, मैं 2 चीज बोल रहा हूं, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। नीतीश कुमार ने ये कहा कि जब पटेलों के एक पार्ट को आप आरक्षण देते हो तो बाकी को भी दे दो, विचार करने में क्या हर्ज है? ये नहीं, उनने आरक्षण देने की बात कही, पुनः विचार की बात नहीं की। मोहन भागवत जी ने कहा क्या? आरक्षण पे पुनः विचार करने की जरूरत है। जिन जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है उनको कितने समय तक और इन जातियों को आरक्षण की जरूरत है, इस पे पुनर्विचार हो। हंगामा मचा। 3 दिन के बाद उनका दोबारा बयान आया कि मैं अपनी बातों पे कायम हूं, जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। संविधान की उलट बात कर रहे हैं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण दे रहे हैं। तो मोहन भागवत जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। इस देश में एक अजीब चीज हो रही है, एक तरफ आपका केंद्र सरकार चल रही है और उसको गाइड करने के लिए दूसरी पैनल सरकार संघ चला रहा है। बहस में नहीं जा रही हूँ मैं, आरक्षण पे आज बहस नहीं कर रही हूँ मैं। ये बहस कर रही हूँ कि बिहार की जनता किस पर वोट देने जा रही है। आप किस आधार पर बिहार की जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? विकास के नाम पर या जातिवाद के नाम पर? लेकिन दूसरी तरफ ये सच है कि कुछ दिनों में लोगों की जो युवा हैं उनकी आकांक्षाएं बढ़ी हैं, वो अपने जीवन को नए सिरे से देखना और सुधारना चाहते हैं। एक तरफ लालू यादव का साथ है आपके इसमें, और दूसरी तरफ पुराना इतिहास है। 8 साल जो आपने एनडीए के साथ बिताए उसमें आपके नेता को विकास पुरुष के नाम पर प्रस्तुत किया गया। आप किस छवि के साथ बिहार की जनता में जाना चाहते हैं? और आपने कहा डेवलपमेंट ऑन कार्ड्स, डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड। डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड में आपके पास क्या तथ्य हैं जो आप बिहार की जनता को गिनाएंगे उपलब्धि? देखिए, 2 चीज है। सबसे बड़ी बात कि जाति एक सच्चाई है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है, और आरक्षण भी एक सच्चाई है, इससे भी आप विमुख नहीं हो सकते। जिन जातियों के विकास की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, संजय जी बगल में इसका लाइव एग्जाम्पल है। अगर आज आरक्षण नहीं होता तो क्या संजय पासवान आज संजय पासवान रहते? आरक्षण एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी जिसके कारण संजय पासवान जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग आज मेन स्ट्रीम में आने के लिए हुए, जिसके तहत ये आरक्षण बाबा साहब ने दिया था। इसकी सच्चाई से भी कोई मुखर नहीं हो सकता है। दूसरी सच्चाई आज ये भी है कि आज हम बिहार में जो जा रहे हैं, चुनाव में जो जा रहे हैं, हम 10 वर्षों में हमने क्या काम किया? हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। हर जाति का, हर समाज का, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। आज बिहार में जो हो रहा है, हमें काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या? आप झूठे आरोप लगाते रहिए, जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री पूछते हैं ना, तो आपसे उपलब्धियां गिनाने की बात कर रहे हैं। हमें कोई ये उपलब्धि कितनी गिनाई मैडम? कितनी उपलब्धि आप गिनाएंगी? आप उपलब्धि किसी क्षेत्र में गिनाइए बिहार में। आज बिहार में रोडों का जाल आप ले लीजिए, आज बिहार में कृषि की व्यवस्था आप ले लीजिए, बिहार में बिजली की व्यवस्था ले लीजिए। बिहार में आज जो बच्चों में एक अपना आत्मबोध हुआ है, जो आप विकास की बात करती हैं, भूख जगी है। भूख कैसे जगती है? किसी गांव में बिजली जाएगी तब वहां टीवी चलेगा, टीवी चलेगा तो लोग पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तब लोग को एम्बिशंस आता है। तो ये एम्बिशन तो क्रिएट किया हुआ हमारा है। सारे राजनीतिक दलों के नेता तो अपना अपना बखान करेंगे, लेकिन एक्चुअली आप जमीन पे काम करते हैं, पत्रकार रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये जो नेताओं के दावे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे रहते विकास हुआ, हम विकास के नए सपने में आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं, इसकी हकीकत क्या है?
अमृता जी, देखिए, एक जो आपने बहस शुरू करते समय सवाल उठाया था कि क्या बिहार में किसी एक दल को विकास का प्रतीक बताया जा सकता है और किसी एक दल को जातिवाद का प्रतीक। ये दरअसल सवाल है, अहम सवाल है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी दल यहाँ है ऐसा नहीं जो कि विकास की बातें नहीं कर रहा है। विकास बिहार में अगर बात करें तो जब से नीतीश कुमार की सरकार जब से आई तब से विकास एक यहाँ भी एक शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। आया और विकास पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार को आपने सही कहा कि विकास पुरुष के तौर पर बजाते एक तरह से शिनाख्त उनकी की गई, नेशनल मीडिया ने भी किया, सब लोगों ने किया। एनडीए की सरकार थी, ठीक है, लेकिन मुखिया थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार विकास पुरुष के तौर पर प्रतीक बन गए। अब बिहार में विकास की बात कोई करेगा तो नीतीश को मेरी समझ से माइनस करके नहीं सोच सकता। अब अलबत्ता ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास, गुजरात एक मॉडल, फिर केंद्र में उनका प्रधानमंत्री बनना। लेकिन ये मैं नविंदु जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 8 साल जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, विकास उस दौर में हुआ एनडीए की वजह से, उनका साथ देने की वजह से हुआ, या उसके बाद तक भी उनकी वही छवि बरकरार है? नहीं, ये तो राजनीतिक बयानबाजी भी होती है और आंकड़ों का मामला है, लेकिन एक ओवरऑल देखें तो एनडीए की सरकार में बीजेपी मतलब साथ थी जब नीतीश कुमार के तब, और अब मुझे नहीं लग रहा है कि विकास की उस धारा में कोई फर्क आया। अलबत्ता एक बात है कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो जो एक छलांग लगाया था वो कहीं न कहीं फिर एक बार से आके जब सत्ता परिवर्तन होता है, मान लीजिए मांझी जी आते हैं, मांझी के बाद फिर नीतीश जी आते हैं, तो ये पिछला जो 2 साल है ये अस्थिरता का साल रहा है सत्ता के तौर पर अगर बिहार की बात करें। लेकिन बिहार का ओवरऑल विकास, ये जो हम लोग गाँव में जाते हैं या फील्ड में जा रहे हैं जो, तो एक इमेज, एक छवि के तौर पे ये बात है। लेकिन मुझे ये कहना है कि अब बात हुई कि विकास और विकासवाद की, विकासवाद की बात देखिए, अब इसमें देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का विकास, तो बीजेपी एनडीए अपने को विकास का प्रतीक वो भी बता रही है, नीतीश भी बता रहे हैं, तो मुकाबला यहाँ भी मुझे लग रहा है कि बराबर बराबर का है। अब एक दूसरा मुद्दा जो आपने जातिवाद का छेड़ा है, तो आप देखिए जातीय तौर पर बिहार की एक पहचान रही है, यहाँ के चुनाव में जातीय समीकरण चलते हैं। एनडीए की सरकार जब यहाँ बनी तो एनडीए ने भी, नीतीश कुमार ने बजाते विकास की धुरी को भी कहीं न कहीं जातीय आधार पर रखा, या फिर कहें कि जाति की धुरी को विकास के पहिए से नचाना शुरू किया, यानी सोशल इंजीनियरिंग की जो बात एक सामने आई, वो सोशल इंजीनियरिंग क्या था? पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित, महिलाओं को आरक्षण। लेकिन नविंदु जी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की, ये जो विकास किया नीतीश कुमार जी ने, उसका कोई खास प्रभाव दिखा नहीं। असर तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का नहीं दिखा उस तरह से, और उनको उस तरह से लोगों का समर्थन भी नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव की बात, मतलब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था उस समय। हाँ, बिल्कुल, उस समय दिगर स्थितियां थी, जो राजनीतिक समीकरण थे वो भी बदल गए थे। यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग हो चुके थे नीतीश कुमार, लालू से भी अलग थे, अकेले चुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा। लोकसभा चुनाव में आने से मजबूती मिली है जी, लालू प्रसाद यादव के आने से नीतीश कुमार या महागठबंधन को कोई मजबूती मिली है? देखिए, जिस सोशल इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं और बिहार के बारे में जब भी बात करें तो इसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, तो उस आधार पर लालू के साथ होने से नीतीश कुमार निश्चित रूप से मजबूत हुए हैं, लालू भी उधर मजबूत हुए हैं। एक सवाल जो बार बार उठता है, एक पत्रकार के तौर पर हम लोग सोचते भी हैं कि जो लोग कहते हैं कि साहब नीतीश को अकेले लड़ जाना चाहिए था, उनको लालू के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ये कहने वाले लोग जो है ये क्यों नहीं सोचते हैं कि तो फिर नीतीश कुमार के पास बचता क्या है, वोट बैंक के तौर पर उनके पास बचता क्या है? मांझी नाराज हो गए, महादलित वोट जो उन्होंने क्रिएट किया नीतीश कुमार ने वो चला गया, अत्यंत पिछड़ा वह भी बंट गया, पिछड़ा लालू प्रसाद उसके बड़े नेता हैं, तो ऐसे में, और बीजेपी रही नहीं तो फिर सवर्ण वोट भी चले गए, तो फिर बचा क्या? तो ये दरअसल नीतीश कुमार के लिए मुझे लग रहा है कि आत्मघाती होता। और जो लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश को अकेले लड़ जाना चाहिए था, दरअसल वो लोग कहीं ना कहीं या तो जो विरोधी दल है यानी कि बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, या फिर वो चाहते थे या चाहते हैं कि नीतीश अकेले लड़ते तो फिर मारे जाते हैं यानी राजनीतिक। अति पिछड़ा वर्ग किसके साथ जाएगा? हालांकि नीतीश कुमार जी ने उसके लिए काफी काम किया, लेकिन अभी भी उसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। और दूसरी तरफ मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से भी ये जरूर पूछना चाहूंगी
कि जिस तरह से बिहार आकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि ओबीसी से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या अगर सवर्णों को ज्यादा टिकट देने की बात हो, तो क्या ये सब कुछ जातिवाद की कैटेगरी में नहीं आता क्या? देखिए, एक तो देश को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि कर्पूरी फॉर्मूला जो लागू हुआ इस राज्य में, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी पहलकदमी था। उन दिनों जिन दिनों कर्पूरी साहब ने लागू किया था, कर्पूरी जी का फोटो वहां सामने लगा हुआ है, तो यहाँ के लोगों ने बहुत उनको गाली दिया, बहुत अपशब्द उनके बारे में कहा लोगों ने। जो कैटेगराइजेशन है BC1 BC2 का, यहाँ पर हमारे यहाँ कैटेगरी ऑफिशियल कैटेगरी है BC1 BC2 है। BC1 का मतलब होता है अति पिछड़ा वर्ग, BC2 मतलब होता है OBC अनपिछड़ा वर्ग। तो ये कैटेगरी अब जो लग रहा है कि जो कुछ किया कर्पूरी ठाकुर जी ने, अब वो काम देश को करना चाहिए। और बता दें आपसे कि मोहन भागवत जी हो या जो भी लोग हों, आरक्षण पे जो भी कुछ भी लोग कहते हैं कि बात उसको देखनी चाहिए पुनः, तो ये हो रहा है कि मतलब कुल मिला के जो कैटेगराइजेशन था उनका इतना साइंटिफिक था उन्होंने किया कि साहब कुछ खास वर्गों में वो सिमट के न रह जाए, जो सुविधा आरक्षण की सुविधा सिमट के न रह जाए। लेकिन उसको कुछ हद तक रैशनलाइज करने की कोशिश तो की नीतीश कुमार जी ने, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। इसलिए कर्पूरी जी के काम को नीतीश जी ने, सुशील मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया, निस्संदेह। और हम पे ये लगता है कि हम लोग अब साथ में नहीं है नीतीश कुमार जी के, तो हम पे ये लगता है इल्जाम अनायास लोग कह देते हैं, जैसे अभी जमेंदु भाई ने कह दिया कि भाजपा मतलब क्या, तो सवर्ण का वोट। मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल सवर्ण नहीं, भाजपा ही ये हमारा जो कोर वोट बैंक है वो हमारा। घबराहट भी हमारा बीजेपी में एक तरह की घबराहट भी दिखी, कोर वोट बैंक है। और मतलब प्रधानमंत्री के पास का मुद्दा इसलिए हमारा ये अपना जरूरी होता है। अब ये नहीं कि साहब हमारा अगर नीतीश कुमार संबंध विच्छेद हो गया है तो हमसे OBC BC हट गया है। हम इसलिए कहे हम लोगों ने कि भाई हम लोग के साथ हर जाति है, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बिहार के क्षेत्र में लगभग तमाम जातियां किसी एक पार्टी में अगर है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और सर्वाधिक तौर से हम मानते हैं इस बात को कि सर्वाधिक हमारे MLA चाहे अति पिछड़ा वर्ग से हो या फिर जाटव समाज से, हमने प्रयास किया कि पूरा एक बैलेंस मेंटेन किया जाए। इतने MLA अगर अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो टिकट सबसे ज्यादा राजपूतों और भूमियारों को क्यों दिया गया? वो तो अलग बात है। वो तो आप देखिए, अब आप पूछेंगे RJD वाले क्यों दिए यादव को, वो तो कोर वोटर है, जिसका जो कोर वोटर है। मतलब आपने मान लिया कि कोर वोटर कोर वोटर जो है उसके साथ हमारा जो और भी वोटर ये है, निश्चित ये आपने मान लिया कि कोर वोटर सवर्ण है। अजय आलोक जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में जातिवाद व्यर्थ है इस देश में, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ रहा है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जाति को हम लाख नकारे, जाति यथार्थ है और जातिवाद व्यर्थ है। कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की नीतीश कुमार जी ने कोशिश भी की, लेकिन क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस फॉर्मूले को जिसको नीतीश कुमार जी ने नर्चर किया, आगे बढ़ाया, उसका कुछ लाभ इस चुनाव में उनको मिल पाएगा? क्या विश्वास के साथ कह सकते हैं? मैं तो एक चीज विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें कभी ये क्लेम नहीं किया गया कि नीतीश कुमार OBC हैं, जिसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि अति पिछड़ों का कल्याण हमने किया, जिसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि सवर्ण आयोग बना के सवर्णों का हमने कल्याण किया। हम वर्ग विशेष की राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, किसी जात विशेष की राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को मुबारक हो कि पिछड़े का बेटा और अति पिछड़ों का बेटा अपने आप को कहवाते रहे, हमें कुछ नहीं कहना है इस पर। बिहार 11 करोड़ लोगों का देश है, 5 करोड़ 78 लाख मतदाता हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। 6 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं, 5 करोड़ 6.6 वोटर बढ़ गए हैं। तो ये जितने मतदाता हैं, चाहे वो किसी समूह के हों, किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हों, जदयू हरेक के प्रति अपनी आस्था पूरी तरह से रखता है। और जहां तक रही सोशल इंजीनियरिंग की लोगों को बढ़ाने की बात, तो हमने तो पंचायती आरक्षण व्यवस्था जो लागू की 2005 में सत्ता में आने के बाद, वो अपने आप में देश में क्रांतिकारी कदम है, जो कि पूरा देश उस मॉडल को फॉलो कर रहा है। हमारा बहुत सारा मॉडल देश फॉलो किया है। आप सब में आप SAP देखिए, SAP हमारा क्रिएशन है जो पूरे देश भर में चल रहा है, आर्मी रिटायर्ड आर्म फोर्सेस को देने के लिए। लेकिन लोग बात करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की, उसको भूल जाएंगे। लेकिन हमने तो 2005 में ही SAP लागू कर दिया था। तो हमारा मॉडल तो धीरे धीरे सारे राज्य उठा रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि हमें तमाम वर्गों का, तमाम समूहों का, तमाम जातियों का समर्थन मिलेगा। किसी जाति विशेष की बात करने के लिए हम लोग नहीं है। ठीक है, आपका ये भरोसा बना रहे। हमें उम्मीद है कि जनता की तरफ से जब सवाल आएंगे तो और ज्यादा स्थिति क्लियर होगी कि असल में उनके मन में क्या बातें हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक पर
पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बिहार में विकास का एजेंडा किसके पास है और जातिवाद कौन कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल बिहार की जनता के मन में क्या है। बिहार के तमाम युवा जनता यहाँ पर मौजूद है और एक आंकड़ा बताता है कि बिहार में देश का सबसे ज्यादा युवा वर्ग मौजूद है। इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 20 से 25% वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए इस विधानसभा में जाएंगे। उनसे उनकी राय जानते हैं और उनके मन में, उनके दिल में राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर या राजनीतिक दलों के बारे में किस तरह की राय है, उनसे जानते हैं, पूछते हैं। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये चुनाव आते ही विकास शब्द अपने आप में व्यापक हो जाता है। हर पार्टी के लोग यही करते हैं, सिर्फ चुनाव खत्म होते। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत बातें करते हैं, फिर भी एक बात करके ही रह जाते हैं। और युवा जो है, जो जातिगत वोट है, पहले चलता था कि चलो जाति के आधार पर चलो, लेकिन अब के युवा ये नहीं सोच रहे 70 और 30 का फॉर्मूला हो जा रहा है। 70% युवा सोच रहे कि हमारा भविष्य कैसा हो, कौन से पार्टी हमारा जो रोजगार देने के, वो विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। फिर भी अभी भी 30% युवा हैं जो कि जातिगत उर्मुर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल कि रोजगार की सिर्फ बात करते हैं, सृजन के क्षेत्र में आपने आगे क्या कर रहे हैं? जी, मैं चाहूंगी संजय पासवान जी आप ही जवाब दीजिए कि ये हम ये मानते हैं सवाल हम सब के लिए है, लेकिन जहाँ तक रोजगार सृजन की बात है, आप जानते हैं कि जिस ढंग से हम सब लोग स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, देखिए केवल हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त करना, IAA, BA, MA करना ही काफी नहीं होता है। अब बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स खुद सोचें कि मैट्रिक के बाद से बच्चों को कहाँ भेजना है। ITI भेजना है, पॉलिटेक्निक भेजना है, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना है, कि IIT भेजना है, कि फैशन डिजाइन भेजना है, ये तय करना होगा हम लोग को। ये खामखा मतलब पढ़ाई केवल सरकार नहीं। संजय पासवान जी, बिहार में तो आप सपने दिखा रहे हैं सच्चाई। अगर विकास के गुजरात मॉडल की आप लोगों ने देश भर में बात की है तो वहां पर ग्रोथ भले ही ज्यादा रहा हो, रोजगार सृजन नहीं हुआ वहां पर। और ये भी सच है कि जो वर्कर्स थे इंडस्ट्री में काम कर रहे, उनका भी कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या आप लोग विकास के उस मॉडल का सपना बिहार की जनता को दिखाना चाहते हैं, या आपके पास कोई नया मॉडल है? आप कितने दिनों तक कहेंगे कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को अपने स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से चलना चाहिए? तो 5 साल लग जाएंगे उनको रोजगार पाने में। गुजरात के लोग आज भी सरकारी नौकरी पसंद नहीं करते हैं। सबका अपना अपना कुछ व्यवसाय है, ये एक बड़ी बात है। गुजरात के बैंक्स, गुजरात के इंश्योरेंस कंपनी, गुजरात का पोस्ट ऑफिस, गुजरात का रेलवे, ये सब चल रहा है, बिहार के लोग चल रहा है। मेरा केवल ये एक माहौल बने ऐसा, जिस माहौल में व्यवसाय बिजनेस का भी विकल्प खुला हुआ रहे। गुजरात की बात आप करते अगर हैं तो गुजरात के लोगों का बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी बढ़ाएंगे तब तो सरकारी नौकरी भी करे लोग और व्यवसाय बिजनेस भी करे लोग। उसके लायक समुचित स्किल भी हो, ट्रेनिंग भी हो। अभी एक RTI फाइल हुई थी गुजरात के लिपिक विभाग द्वारा, 1500 वैकेंसीज निकाली गई थी गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक 10 दिन पहले की बात है, नेट पे आप लोग सबको देखिएगा। तो एक RTI फाइल हुआ कि इस 1500 वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। और आप सरप्राइज हो जाइएगा मैडम, 8.5 लाख लोगों ने उस 1500 नौकरी के लिए गुजरात में अप्लाई किया था। ये कहते हैं कि गुजरात में लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बात नंबर 1 ये दर्शाता है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या रेट है। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ रोजगार का सृजन हर साल करेंगे। 17 महीना हो गया, 2 करोड़ तो भूल जाइए। जितनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट थी, ये सरकार बनते ही पहला गजट नोटिफिकेशन निकला था, संजय जी को ही पता है, कि जितने सरकारी रिक्तियां हैं उस पर भर्ती बंद कर दी जाए तत्काल प्रभाव से। तो ये क्या हुआ? आप रोजगार सृजन करने निकले थे, रोजगार तो खत्म कर दिया। जी, दानिश आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गुजरात में रोजगार सृजन के कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल का इनका जो तथाकथित शासन है, ऐसे 9 साल शासन किया है नीतीश जी ने, लेकिन 10 साल का आंकड़ा ये लोग पेश करते हैं कि 10 साल शासन किया है। मांझी जी के शासनकाल को नहीं मानते हैं, क्योंकि दलित का शासनकाल है, दलित को ऐसे भी लोग दबा के ही रखते हैं। 9 साल के शासनकाल में क्या गुजरात के युवक बिहार में काम करने आए, या बिहारी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली में जाकर काम करने गए? ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है बिहार का। आप कोई सी भी सवाल पूछ लीजिए, कोई सी भी ट्रेन बिहार से खुलती है और अगर वो गुजरात जाती है तो उसमें 80% लोग जो युवा मिलते हैं वो सूरत के इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, अहमदाबाद की इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं। कोई ऐसी ट्रेन बिहार में नहीं आती है जिसमें गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र के लोग काम करने बिहार आए। हम वैसा बिहार क्यों नहीं बना सकते हैं? हम एजुकेशन के सेक्टर की बात यहां हो रही है। एजुकेशन में नालंदा विश्वविद्यालय हमने दिया है, यहां दूसरे देश से लोग पढ़ने आते थे। और आज का हालात क्या है? जिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इनको सत्ता मिली है, इनको खुद ये लोग क्या करते थे कि बिहार के एजुकेशन का बंटाधार कर दिया, चरवाहा विद्यालय खोला और उसका सारा चारा खा गए।
सवाल नीतीश जी कहा करते थे, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल हमारा आरोप नहीं है, लेकिन आज ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 60 साल में 60 साल के नीतीश जी के मंत्रिमंडल में के नेता थे, 60 साल के इनका शासन रहा है कांग्रेस, पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर भी कह रहे हैं कि अब ये कौन सा परिभाषा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ, जा करके मलाई खा रहे थे। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और हम के नेता के लोगों से है। इन लोग आजकल बिहार में कह रहे हैं हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे विकास का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ ये कहते हैं विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इनके सारे नेता कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो एक पिछड़ा होगा मुख्यमंत्री होगा, या कोई दलित होगा, या कोई मुसलमान होगा। तो विकास का परिभाषा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग से, ये कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आने नहीं देंगे, लेकिन सारे के सारे जंगल राज के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाकर शिफ्ट कर गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले एक आरा के बहुत ही अच्छे ऑफिसर कुछ रहे, उन्होंने ही कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण हुआ है सबसे ज्यादा क्रिमिनल को टिकट दिया गया है। एक तरफ ये कहते हैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम कर रहा है। एक सवाल और मांझी जी के व्यक्ति लोग से, जहां तक मुझे लगता है, मैं अपने इतना उम्र में आज तक मांझी जी का नाम नहीं सुना था। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान अगर किसी ने दिलाने का काम किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को दिलाने का काम किया। और पूरे 6 से 7 महीना तक लगातार अगर मांझी जी को किसी ने गाली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मांझी जी के लिए भगवान का रूप कैसे धारण करें? देखिए, एक तो बता दें आपसे कि हम पे लोग आशंका जाहिर करते हैं भाजपा के लोगों पर कि भाजपा वोट सबका ले रही है, और ऐसा न कि कहीं भाजपा सीएम बना दे, किसी और को ये कर दे। ये बता दें आपसे, क्योंकि ये सफाई बार बार हमें देना पड़ता है, इसलिए है कि इस कारण से भी हमारे लोग जो बोलते हैं कि लगे नहीं लोगों को, क्योंकि लोगों में विश्वास पैदा हो। देखिए, हमने कहा ना कि इस देश में जाति यथार्थ है और जातिवाद व्यर्थ है। संजय पासवान आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए ये भी बड़ी विडंबना है कि आप उम्मीदवार तो खड़ा करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवर्णों को और मुख्यमंत्री बनाएंगे दलित या पिछड़े वर्ग के नेता को, तो जो सवर्ण जो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी से खड़े हैं, हमारा पार्टी कोई तो विद्रोह पैदा हो जाएगा। नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत डेमोक्रेट बड़ी पार्टी है ना। हाँ। बड़ी पार्टी में बहुत लोग का निर्णय चलता है। हाँ। सुप्रीमो पार्टी में सिंगल व्यक्ति का होता है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो है, आप ये मान के चलिए, कोई एक आदमी से गाइड होने वाला या कोई एक आदमी का हुई पर नहीं चलने वाला है। हमारे यहाँ कम से कम 11-12 प्रमुख लोग होंगे जिनके कारण से राज व्यवस्था चलती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिंगल आदमी, इसलिए हम सुप्रीमो बेस नहीं है। सिंगल आदमी ये कैसे खड़ा होकर कह देता है कि मुख्यमंत्री ये नहीं यही बनेगा? हम लोग सुप्रीमो, हम लोग हाई कमांड में विश्वास करते हैं। इसलिए सुप्रीमो बेस जो आपने कहा ना जो बात है, इसलिए उसको खारिज करने के दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंसेंसस एक है कि हम सब लोगों को लेकर चलने वाले लोग हैं। चलता है संघ का मोहन भागवत का, उसको प्रधानमंत्री तक कंडेम नहीं कर पाते। देखिए, उनकी बातों को हमारे तमाम पार्टी के लोग काट चुके हैं। देखिए, उनकी बातों को वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, हमारे तमाम पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं, सब लोगों ने एक मत से कहा कि आरक्षण था, है, आरक्षण रहेगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मांझी जी के बारे में भी उन्होंने पूछा। जी देखिए, मांझी जी के बारे में इन्होंने सवाल उठाया, वो लाजमी है कि जब विपक्ष में कोई भी दल होता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, विपक्ष में कोई भी दल होता है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर सरकार का विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी तो सरकार का विरोध कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि मझिया मुसहर को विधानसभा के गेट पे मारेंगे। ये कहा जनता दल यूनाइटेड के दबंग विधायक। हो गया, किसने कहा था? सुन लीजिए ना, बिहार का खड़वास चालू हो गया, किसने कहा था मांझी जी के बारे में? किसने कहा था नीतीश जी के बारे में कि नीतीश जी फ्रॉड हैं? लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, आप उनके गोद में हैं। किसने कहा था? खड़वास क्या हमारे भी गोद में थे? क्या बोला था नीतीश जी ने? क्या बोला था? हमने मुख्यमंत्री बनाया भाग्य मांझी जी। इसी विधानसभा के गेट पर जब आपने लालू प्रसाद यादव जी के विधायकों को तोड़ लिया था, और इसी विधानसभा के गेट पे लालू जी ने बोला था जयचंद का नाम कोई नहीं भूलता है, मांझी जी का भी नाम कोई नहीं भूलेगा। इतिहास में लिख लीजिए, पेट में दर्द है, क्या क्या नहीं बोला था इतिहास में। जयचंद को कोई नहीं भूलता है, मांझी जी को भी कोई नहीं भूलेगा। मांझी जी के लिए क्या क्या उपाधि दिया था मांझी जी? मैंने क्या कहा कि वो विपक्ष की बातें थी, लेकिन आप तो साथ में हैं। मैंने आपके लिए फार्मूला विपक्ष की बातें, हम विपक्ष में नहीं थे। नीतीश जी का जलालत नहीं महसूस किया था किसी नेता ने, जैसे आप लोगों ने क्या बोला था वो तो
तो सुशील कुमार मोदी जी ने रोज हमें उम्मीद है कि जो सहयोगी आपके हैं वो आने वाले दिनों में उतना सम्मान देंगे जिसकी आप हकदार हैं और जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगला सवाल ले लेते हैं जी। सर, जैसा कि आप लोगों ने विकास की बातें करते हैं, आप लोग विकास में पानी, सड़क, बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग कभी आपने बच्चों के एजेंडा को नहीं उठाया। ऐसे बच्चे जो कि 14 साल से 18 साल के बीच की उम्र के हैं, बिहार में 16,60,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन और बाकी बेसिक नीड से परे हैं। तो क्या मैं मानूं कि आपके चुनाव में उनके लिए कोई जगह है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, थोड़ी सी आपकी जानकारी इसमें थोड़ी आपकी सही कर देता हूं। हमारा ड्रॉप आउट रेट था, ड्रॉप आउट रेट जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारा ड्रॉप आउट रेट 2005 के नवंबर में जब सरकार में आए थे तो वो 12.1% था। आज 2014-15 के आंकड़ों में आपको बता देता हूं कि आज ड्रॉप आउट रेट में बिहार सबसे कम है पूरे देश में। हम सिर्फ 1.1% है। स्कूल की संख्या बढ़ी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अरे बोलने दीजिए एक मिनट, आंकड़े बदल गए हैं। ये आंकड़े आप 2013 के बता रहे हैं। अगर आप गांव में आंकड़ों की बात करें ना करें, ये 2013 राशि या साइकिल राशि 2015 साइकिल दी जाती है, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन दी जाती है। आंकड़ों की बात ना करें आप। डेवलपमेंट ऑन कार्ड्स आप ही ने फॉर्मूला दिया था। आप डेवलपमेंट ऑन कार्ड्स पे मत जाइए, आप ये देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन दे पाए कि नहीं दे। सही बात है, क्वालिटी एजुकेशन में पिछड़े हुए। इसमें अपनी मशरक मिड डे आपकी सरकार में हुआ, मैं अपनी विफलता भी एक्सेप्ट करता हूँ। और आप कह रहे हैं बच्चों का विकास, बोलने तो दीजिए ना। आप 8 महीने में कितना आपने कर दिया है? आप लोग विलुप्त हो जाइएगा चुनाव के बाद। आप बोल रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए साइकिल देते, क्या वो सिर्फ साइकिल के लिए स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं? वहाँ पे जाके आप कभी चेक करते हैं कि वहाँ पढ़ाई हो रही है या नहीं? कभी आप सरकारी स्कूल में जाके निरीक्षण करते हैं? आप लोग वहां जाके अगर आप देखेंगे, एक मिनट सर, वहां जाके अगर आप देखेंगे तो टीचर या तो स्वेटर बुनते हुए दिखते हैं या खाते हैं या बात करते हैं। वहां कभी पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग ये कभी देखते हैं? अब मैं आपको बताऊं, साइकिल आप बोलिए कि साइकिल देने के कारण बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। साइकिल से एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ है। आप खुद लड़की हैं, आप ये बताइए 10 साल पहले पटना में लड़कियां दिखती थी साइकिल चलाते हुए? आज गांव-गांव में अगर लड़की साइकिल से निकल रही है, एक मिनट दानिश जी बोलने दीजिए, जरूरी चीज है। अरे बच्चे इनको सब बोलने दीजिए। अरे उनका जवाब देने दीजिए ना मुझे, इसीलिए जंगल राज कहा। अरे उनका जवाब देने दीजिए ना, आप कौन सी बात पे आगे? जंगल राज कहा जाता था। अरे युवा भविष्य उनका एक कौतूहल है, आवाज देने दीजिए ना। सवाल है, अगर गाँव में आज लड़कियां साइकिल चला के निकल रही है तो लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन बहुत सुधर गई है। जंगल राज को काउंटर करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? मैडम, मैं एक अच्छा शासन देने की हम बात कर रहे हैं। कौन सा शासन आप देंगे? ऐसा शासन देने की बात कर रहे हैं जो 8 साल हमने दिया है बिहार की जनता को। बिहार की जनता को 8 साल हमने 8 साल वो शासन दिया है कि 12 बजे रात में लड़कियां साइकिल से घूमती थी। ये शासन दिया है, ऐसा शासन ये 2005 के हम पहले क्या क्या आपको उम्मीद है कि एनडीए की सरकार आएगी तो आपके 20 सीट के भरोसे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कितना वोट आएगा, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन जितना भी आए उसमें आप लोग इतना अपनी बात मनवाने में सक्षम हो जाएंगे कि बिहार का पूरी तरह से जंगल राज हमने मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने 20 साइड दिए, यही तो अपनी बात मंगवाने में सक्षम है। एक एमएलए हुआ करते थे, निर्दलीय हुआ करते थे, मधु कोड़ा। पूरी की पूरी सरकार बदल के दिखाया। अब ये झारखंड में आने चल दिए बिहार को। कई घोटाले देख लीजिए, इनका एम्बिशन यही है, मधु कोड़ा की तरफ बिहार को बनाने चले गए। मधु कोड़ा उनको नहीं, लेकिन बात यह है कि आप लोग के पास क्या कोई फॉर्मूला है कि विकास का कौन सा मॉडल ले आएंगे, जंगल राज को कैसे खत्म करेंगे? विकास के कोई बहस ही नहीं करते। वो सवाल उठाया साइकिल का सवाल, तो साइकिल पर मतलब इधर से काउंटर है, स्कूटी दे रहे हैं कि भाई साहब साइकिल दिया लेकिन इज्जत नहीं रही। लेकिन साइकिल के जवाब में स्कूटी आप दे रहे हैं, स्कूटी देने के साथ साथ क्या इज्जत सलामत रहेगी, ये फिर आप बताएंगे लोगों को। 8 साल के शासन में हमने दिया है। आप रेप के आंकड़े को उठाकर कौन से शासन में? आप कब शासन में थे? आप कब शासन में थे? 10 साल प्रधानमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार का शासन हुआ करता था। अकेले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे। 10 कुमार अकेले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे आप लोग। पर कॉन्ट्रडिक्शन इनकी बातों में है। सवाल मैं जानना चाहता हूँ, साइकिल का क्रेडिट फिर आप लोग भी क्यों नहीं लेते हैं? शासन में कब थे? एनडीए सरकार जो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से ये गलत है। मुझे ये बताइए दानिश, जो अच्छी बातें हैं उसमें आप कहते हैं कि एनडीए का शासन था और क्रेडिट हम लेंगे, और जहां पर आपको असुविधाजनक सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं उनकी सरकार थी, हम उसका एकदम आपने सटीक सवाल पूछा मैडम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है सटीक जवाब आपके पास नहीं है ना। जो उल्लेख कर रहे हैं, सड़कें बनी, सड़कों का विभाग किसके पास में था? भारतीय जनता पार्टी के पास में था। दवाइयां अस्पतालों में मिलने लगी, वो विभाग किनके हाथ में था? भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ में था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हाथ में था।
लेकिन जो निकम्मे विभाग के मंत्री हुआ करते थे वो इनके यहाँ से हुआ करते थे। मांझी जी भी मंत्री थे नीतीश मंत्रिमंडल में 5 साल तक, निकम्मे थे क्या? पूछिए जरा इनसे। उनके भी आपने दलित महादलित की जो बातें करी उनके डिपार्टमेंट का काम है। निकम्मे थे मांझी जी। मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट वाले जितने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मांझी जी भी निकम्मे थे। डेवलपमेंट वाले जितने डिपार्टमेंट थे महादलित के, हम मूर्ख जरूर थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिए, ये मानता हूँ। आज मैं आगे के सवाल पे चलती हूँ। आपने कहा कि स्कूटी दी जाएगी, 16 साल में मैट्रिक पास होती है लड़कियां या लड़के, फिर 18 साल में उनको लाइसेंस अलाउड होता है, फिर वो 16 साल के बाद स्कूटी कैसे चला सकती है? बगैर ड्राइविंग लाइसेंस तो स्कूटी चलेगा भाजपा के राज में? मैट्रिकुलेशन पास आउट के बारे में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलेगा? जंगलराज इनका नहीं है, जो एलिजिबल है उनको ही दिया जाएगा। थोड़ी है। अच्छा, ये स्पष्ट कर दिया आप लोगों ने कि 18 साल के बच्चियों को और बच्चों को ही जो मिलेगा। एलिजिबल, फिर मैट्रिक वाली घोषणा झूठी थी, घोषणा पत्र झूठा था, जिसको मान गए ना? जिसको मैट्रिक पास वाली घोषणा झूठी थी, घोषणा पत्र झूठा था। पढ़ा नहीं है, इंटरमीडिएट पास आउट लड़कियां हैं, एलिजिबल है, घोषणा पत्र पढ़े तब। अरे आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं कि आप हम इंटरमीडिएट पास है, आपका घोषणा पत्र कल पास है। अरे सवाल दे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोग को बताया गया था कि ब्लैक मनी इंडिया में वापस लाया जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, ये पिछले ईयर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज थी वो जब बंद किया गया तो उसमें कई सारे ऐसे भी वैकेंसीज अप्लाइड थे जिनका कि सेंट्रल एज उस टाइम खत्म होने वाला था। तो क्या जिनका सेंट्रल एज खत्म हो गया है उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई आपने अपना पॉलिसी निकाला जिसके कारण वो बेरोजगारी का मार ना झेल सके? या फिर जो ब्लैक मनी का जो मेन मुद्दा था जिससे कि 27% यूथ ऑफ इंडिया जो उसके लिए कन्वर्ट किए थे कि चलो ब्लैक मनी वापस आएगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो गई होगा, वो सब तो बंद हो गया, लेकिन आपने नया मुद्दा निकाला मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। अमित शाह ने कह दिया था ना जुमला है। और दूसरी बात डिजिटल इंडिया। कुछ दिन पहले फेसबुक पर हम लोगों ने देखा कि एक फेसबुक के जो सीईओ ने अपना डिस्प्ले चेक किया वो पूरा फेसबुक को चला गया डिजिटल इंडिया का सपोर्ट। ये डिजिटल इंडिया है क्या? इससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? हम लोग का जो बेसिक था रोजगार उससे आप लोगों ने हम लोग को बिछा दिया। दूसरा था ब्लैक मनी, वो भी हम लोग के पास है नहीं। एक जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो हम लोग होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके हम लोग स्टूडेंट्स के पढ़ाई में ऐसा क्या आप लोगों ने पॉलिसी निकाला वो हमको आज तक समझ में नहीं आ पाया। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं। थैंक यू। एक तो जो बात डिजिटल इंडिया का है वह इसलिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया इस बार है कि हर घर से एक बेटी को डिजिटल लिटरेसी में लाया जाएगा। वो जानना चाहिए। आज भी फेसबुक को ऑपरेट करना या मोबाइल को पूरे ढंग से जानना समझना लोग नहीं जानते हैं, या फॉर्म को भरना, लोडिंग डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं जानते हैं लोग। हर घर को हम जाते हैं कि साहब हर घर का एक व्यक्ति जाने कि क्या होता है लिटरेसी इस बात में। जहां तक ब्लैक मनी की बात है, ब्लैक मनी अभी तक जो है 8,000 करोड़ ब्लैक मनी आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना घोषणा था 8,000 करोड़ आया, 8,000 करोड़ आया। अभी 2 दिन पहले इस देश के वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है 8,000 करोड़ आया, 7,968 करोड़ आया है। इसमें और भी लाने का प्रयास चल रहा है और उन पैसे से जो बातें जो स्कीम है वो सब वो आ रहा है। इसलिए ये साल भर में ही आप थोड़ा पूरा होने दीजिए, है ना, थोड़ा पूरा होने दीजिए समय को। ऐसा नहीं कि साहब पूरा प्री मैच्योर कर दीजिएगा तो फिर मामला ये हो जाएगा। थोड़ा समय पूरा होने दीजिए। 68 साल के कचरे को साफ करने में सर बहुत वक्त लगता है। जो गंदगी आपने और कांग्रेस ने मिलकर फैलाया है उसको साफ करने में वक्त लगता है। आखिरी सवाल देश को आज इस तरह से पूछिए कर दिया कि मेरा आप लोगों से एक सीधा बहुत आसान सा सवाल है कि बिहार में आजकल बच्चों को ये भी परेशानी है जैसे कुपोषण या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये मुद्दा आप इलेक्शन में कब उठाएंगे? उसके ऊपर में कार्रवाई चल रही है। मिड डे मील योजना के ऊपर में आपने प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम लॉन्च करने की बातचीत करी है और आपको जल्द ही दिखाई देगा। हमने उसकी शुरुआत भी करी थी बिहार में से, जब हमारे एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो हमने मिड डे मील के साथ में अंडा देने का भी प्रावधान शुरू किया था। लेकिन जब हम सरकार से हट गए, दानिश आपको पता होगा सोशल सेक्टर में एनडीए सरकार ने पैसे घटा दिए हैं, जो एजुकेशन सेक्टर के पैसे थे उसको घटा दिए हैं, एसएससी के भी पैसे घट गए हैं और ऐसे में हेल्थ के भी पैसे घट गए हैं, हेल्थ के पैसे घट ही गए हैं, तो पूरा ओवरऑल सोशल सेक्टर में पैसे घट गए हैं। तो उसमें अंडा और न्यूट्रिशन की बात आप कहां से करेंगे? यहाँ क्या था ना कि हम प्रायोरिटी पे रेशनलाइज किया गया है। जिस स्कीम में बेकार पड़ा हुआ था रिडंडेंट हटाया गया है। गरीबों को अंडा बांट रहे थे। बड़ा इशू है पोषाहार पे पोषण के लिए फंड बढ़ाया गया है। इसलिए कुछ चीजों को रेशनलाइज किया गया है। जो स्कीम बेकार पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, नहीं एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो बजट था वो बेकार पड़ा हुआ था। बहुत सारी बातें हैं जो बेकार पड़ी। देखिए कई स्कीम कई डिपार्टमेंट चला रहा है। बता दें आपसे, अब शिक्षा विकलांग के लिए एसएसए में जो इंक्लूसिव एजुकेशन था वह लेबर भी चला रहा है,
वह डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय भी चला रहा है, कई डिपार्टमेंट कई स्कीम चला रहे थे, उन सबों को कन्वर्ज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, ये नहीं कन्वर्ट किया गया है। और उसलिए मुझे लगता है कि जो दिखाई पड़ता है कम किया गया, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ खास एक डिपार्टमेंट को, एक मंत्रालय को दिया गया है। मैं इस प्रोग्राम को इस यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ कि दरअसल विकास किसका और किस रूप में, विकास का मतलब क्या समझते हैं हमारे पॉलिटिशियन, और विकास का मतलब क्या समझती है जनता। जनता की भावना आपने देख ली, उसको अपने रोजगार की चिंता है, उसको अपने पालन पोषण की और खाने पीने की चिंता है, उसको अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, विकास किस तरह का करेंगे और विकास का मतलब क्या होगा? क्या इंडिविजुअल का विकास होगा, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी उसमें, या फिर सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, इस तरह का कुछ विकास का आप लोग का एजेंडा है? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। देखिए, विकास चल रहा था, देखिए विकास के लूपहोल्स हैं, विकास में जो कमियां हैं, जो विकास में लूट मचा हुआ था, उस लूट की छूट हम लोगों ने बंद कर दिया है। इससे प्रयास ये हो रहा है मोटा मोटी, जिस स्कीम में लूट चल रहा था उसको कम किया, इसलिए जो कम किया गया, ऐसा आपने मत कहिए, हम लोगों ने कई 5-6 स्कीम को मिलाकर के एक डिपार्टमेंट को दिया है। जैसे स्किल का लगभग 10 डिपार्टमेंट चला रहा था स्कीम, उसका स्किल का मिनिस्ट्री बना दिया हम लोगों ने, तो उसी पैसे को लेकर हम लोगों ने अलग मंत्रालय खोल दिया, स्किल मिनिस्ट्री खोल दिया हमने। अब स्किल मिनिस्ट्री में जो 18,000 करोड़ दिया गया है, और इन सब HRD का कुछ दिया गया है, कुछ लेबर का दिया गया है, मिलाकर दिया गया है। इसलिए इस वर्तमान नए दौर में नए मंत्रालय, नए विभाग और नई प्राथमिकताएं तय करना होगा हम लोग को, हम उसमें जा रहे हैं। इसलिए कोई फंड का कहीं से कर्टल किया, ऐसा नहीं है, फंड को हम दूसरी जगह डिप्लॉय कर रहे हैं, तैनाती कर रहे हैं उस फंड का हम लोग। इसलिए ये कई तरह से समझे आप लोग, फंड का हम लोग कम कर दिया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विकास का मतलब स्किल डेवलपमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट से जब रोजगार आएगा, कब आएगा और जीवन में सुधार आएगा। आप लोगों के विकास का क्या मतलब है? हमारा विकास का मतलब है न्याय के साथ विकास, ऐसा विकास जो समाज के हर व्यक्ति, हर जात, हर समूह, हर बिरादरी, हर धर्म को मिले, सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट के नहीं रह जाए। जी, हमारा विकास है ये सिर्फ जो केंद्र सरकार फेसबुक पर फोटो चमकाने का काम कर रही है, और जनता के पेट में भूख लगा हुआ है, जनता के बदन पर कपड़ा नहीं है, उनको मकान नहीं है, तो रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को, हर गरीब गुरबों का विकास, ये विकास है। अडानी अंबानी का और चंद मुट्ठी भर उद्योगपति या पूंजीपतियों का विकास नहीं है। आप एनडीए के साथ हैं, इसलिए इनका जो जवाब था उससे अलग कुछ जवाब दीजिएगा। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास अगर जब तक राज्य में नहीं होता है, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और हम इस तरह का माहौल बनाएंगे जहां सबको सुरक्षा मिले, सबको रोजगार के अवसर मिले और सबको समान शिक्षा मिले। लेकिन जितने दावे किए जा रहे हैं उसको जमीन पर उतारना क्या इतना आसान है, नवेंदु जी? जी, मैं यही कह रहा था कि ये जो विकास है, विकास को दरअसल बिहार में जब देखना होगा तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं आना ही पड़ेगा कि कौन पिछड़े हुए हैं लोग, कौन हाशिए पर लोग हैं, किनको जरूरत है उस विकास की ज्यादा। विकास का कोई और दूसरा मॉडल नहीं चल सकता बिहार में। बिहार का जो पूरा मिजाज है, जो बिहार की तल्ख सच्चाइयां हैं, यहाँ बिहारी तरीके से ही विकास करना होगा। और उसके लिए जब आप नीचे जाएंगे, नीचे की कतारों में जाएंगे, तो फिर जातिवाद जैसे सवाल नहीं उठने चाहिए। इसलिए कि पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां, दलित जातियां वो विकास से सबसे ज्यादा महरूम है। तो उनको जब हम उठाएंगे तो फिर बात आएगी विकास की, तो सच्चा विकास होगा। लेकिन ये सच्चा विकास, इसका वर्गीकरण इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि तुम्हारा विकास अच्छा, मेरा विकास खराब। जाना होगा, आपको पहचानना होगा कि दरअसल पिछड़े कौन है, और इसके बाद ही आप विकास कर पाएंगे। बिहार का यही दुर्भाग्य है अमृता जी। दूसरा अगर विकास देखना है तो उन युवाओं के सपनों को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा, जो अपने लिए बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं और उसकी उम्मीद आप जैसे नेताओं से लगाए बैठे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आगे कभी और चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव के अलग अलग रंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।